आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे मसाइल में बात होगी मुस्लिम तबके की और सवाल ये उठेगा कि मुस्लिम तबका जो है वो जज्बाती इश्यूज को लेकर के क्यों जो है वो आपा खो बैठता है, क्यों कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जहां पर तोड़फोड़ के वाकयात सामने आते हैं। चाहे मालदा का मसला हो, चाहे आज़ाद मैदान जो है मुंबई का कुछ साल पहले वहां पर हुआ था, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के, कुरान और हदीस का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के कई बार ये लोग जज्बाती जो है वो क्यों हो जाते हैं, क्यों कानून और जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर है क्यों अपने हाथ में ले लेते हैं। इसी पर बात करेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि साजिश होती है या फिर कुछ लोग, कुछ खास लोग हैं जो इस तरह के प्रोवोकेशन में जो है वो जिम्मेदार होते हैं या उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कौन जिम्मेदार है, असल वजह क्या है और कैसे इन मसलों को जो है वो आसानी से हम पार कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। चार खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। हमारे साथ हैं संतोष भारतीय जी, एडिटर इन चीफ हैं चौथी दुनिया के, इस्तकबाल सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ है प्रवीण शंकर कपूर साहब, बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद है मौलाना अतर देहलवी साहब, चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद है मोहम्मद अदीब साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और मिल्ली मसाइल पर अपनी बात हमेशा ही रखते हैं, आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहला सवाल मोहम्मद अदीब साहब आपसे ही है। हम देखते हैं कि एक के बाद एक ऐसे वाकयात होते रहते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जब मुस्लिम तबका जज्बाती इश्यूज़ को लेकर के, मजहबी इश्यूज़ को लेकर के वो कहीं ना कहीं अपना आपा खो बैठता है। और रज़ा एकेडमी की तरफ से क्या हुआ था आज़ाद मैदान में मुंबई में वो आपके सामने है, मालदा में पिछले हफ्ते क्या हुआ वो आपके सामने है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, एक दो नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्यों आपा खो बैठते हैं ये लोग? ये इतनी अफसोसनाक बात है जी, और ख़ास तौर से मुस्लिम क़यादत न होने की वजह से जी, ये बिल्कुल मतलब डायरेक्शन लेस। अब आपने अभी जिक्र किया वो तिवारी के लिए, जी, उसको जेल जा चुका है, उसको सज़ा हो रही है। आप कलकत्ते में बैठ के क्या करना चाह रहे हैं सिवाय लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे, नौजवान बच्चों को जेलों के अंदर भिजवाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि इतनी अफसोसनाक मामला इस वक्त आ गया है और मुस्लिम अकाबरीन को और जमातों को जी, इसमें आगे आना चाहिए। जो कोई भी आप माकूल काम कहिए तो आपके पास 10 मुसलमान आने को तैयार नहीं है। आप उनसे कहिए कि भाई नौकरी के लिए एहतिजाज करो तो नहीं करेंगे, उनसे कहो पढ़ाई के लिए तुमको कुछ नहीं दिया जाता, नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई इस किस्म की बात होगी जहाँ सिर्फ नुकसान है उनका, वहाँ ये आगे आते हैं। ये मेरी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हमारी मुस्लिम क़यादत का निकम्मापन है या हमारी क़यादत की कमज़ोरी है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बिल्कुल एक ऐसी कौम तैयार होगी जिससे समाज को कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि समाज में परेशानियां आएंगी, उल्टा नुकसान होगा। ये प्रोग्राम जो आपने रखा मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब है। इससे पहले प्रोग्राम में मैं आपके आया था, उसमें भी आपने इंटॉलरेंस पे बहस करी थी जी, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी पे की थी, वो भी ख़तरनाक थी और उतना ही ख़तरनाक ये भी हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए, हर जगह हर शोबे पर इस पर बहस होनी चाहिए। इसमें वो लोग हैं जिनको ना ये पता है कि तिवारी कौन है और झगड़ा किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, और उनको ये भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार है कि नहीं है। और प्रॉफिट यानी वो प्रॉफिट जिसको लोग मुंह पे गाली देते थे वो माफ कर देते थे, जिसके ऊपर कूड़ा डालते थे वो कहते थे कि भाई नहीं छोड़ दो इसको। वहाँ टॉलरेंस की ये इंतहा थी। आपका जो लीडर था वो टॉलरेंस का एक नमूना था जी, और आप इंटॉलरेंस साबित करके पूरे समाज में कर रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक और अफसोसनाक बात है। क्या कहेंगे संतोष भारतीय जी? अलग नज़रिया हो सकता है इसमें हर किसी का। ये ठीक है भाई, आपका कोई इशू है, जज्बाती इशू है, मजहब से जुड़ा हुआ कोई मामला है, आप एहतजाज कीजिए, लेकिन एक दायरे में रह करके, कानून का एक दायरा होता है, एक सिस्टम होता है, उसको मेंटेन करके सारे काम कीजिए। वो आज़ाद मैदान का मसला हो, देख लीजिए 3 साल पहले वहाँ पर क्या हुआ था और मालदा में क्या कुछ हुआ, भीड़ किस तरीके से जो है वो बेकाबू हो गई। तो इस तरीके से भीड़ बेकाबू क्यों हो जाती है और क्या ये सही तरीका है जब आप प्रॉफिट का नाम लेकर के इस तरह का काम कर रहे हैं? एक तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी की साइकोलॉजी भी कुछ ऐसी होती है। माइनॉरिटी का मतलब जी, जी, मुसलमान नहीं, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कुछ साइकोलॉजी ऐसी होती है। और दूसरा, जब ये इस तरीके के मसले आते हैं तो इसको वो अपनी हरारत मिटाने के लिए या अपनी एक्सरसाइज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसमें मनोरंजन भी होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में अभी आप जिस तबके को लेकर इशारा कर रहे हैं वो है मुस्लिम समाज। जी हाँ, कि मुस्लिम समाज इस तरह से क्यों भड़क जाता है। जबकि अदीब साहब ने एक दर्द की बात की, तकलीफ की, कि जो रोजी रोटी या ज़िंदगी के सवाल के ऊपर खड़ा नहीं होता।
अगर यही गुस्सा वो उन सवालों के ऊपर दिखाए तो सोसाइटी में शायद उसको बाकी लोगों का सपोर्ट मिले और सरकार भी उनकी तरफ पॉजिटिवली सोचे, पर ऐसा नहीं होता। इस दर्द के होते हुए मैं एक चीज देखता हूं कि ऐसे सवालों के ऊपर हमारे ही मुल्क में थोड़ा ज्यादा, जो मैं जानना चाहूंगा मौलाना साहब आपसे भी, अदीब साहब आपसे भी, हमारे ही मुल्क का मुसलमान थोड़ा ज्यादा एजिटेटेड हो जाता है। हाँ, बाकी लोग बाकी दुनिया में दूसरी जगहों पे देखते हैं, वहां पर इस तरह के इश्यूज में कहीं पे कुछ होता है, लेकिन इस एग्रेसिव ढंग से नहीं होता जैसे हमारे मुल्क में होता है। मुझे सिर्फ ये लगता है अगर इसमें कोई कमी है तो बिल्कुल मैं अदीब साहब की बात को लाइन ब लाइन टिक करता हूँ, उनके साथ हूँ कि मुसलमानों की लीडरशिप बहुत इमेच्योर लीडरशिप है। और मुझे जो दोस्त हैं मेरे मुस्लिम समाज के, वो माफ़ करेंगे कि इस इमेच्योर लीडरशिप ने मुसलमानों के पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस को कहीं पर रोक दिया है। और आज की हालत तो यह है कि आपकी बात कोई करता ही नहीं है, सरकार आपका नाम ही नहीं लेती। नरेंद्र मोदी जी जो लीडर हैं तो बार बार बुलाते हैं लोगों को वहां पर? नहीं मैं बात करते हैं? नहीं, बात करें, मैं बात करने की बात नहीं करता हूँ। मुस्लिम समाज को एक संदेश देना चाहिए कि हम आपके विकास के बारे में ये सोच रहे हैं, पर उनके यहाँ पर ये एजेंडे में नहीं है। वो आपको सबके साथ मिला के जोड़ते हैं, जब सबके साथ मिला के जोड़ते हैं तो जिस तबके के ऊपर ज्यादा ध्यान है उससे अपना हिस्सा लेने के लिए आप राजनीतिक भाषा तो इस्तेमाल करते नहीं, उसके लिए इकट्ठे होते नहीं। अब अगर नहीं होते हैं तो आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, फिर आप बैठ करके चिल्लाते हैं कि हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है। ये सवाल है कि रोजी रोटी के सवाल पर अगर इकट्ठे हों तो ज्यादा अच्छा है, पर वो मुझे होता दिखता नहीं। एजुकेशन के मसले पर इकट्ठे हों, रोजगार का मसला है, सिक्योरिटी का मसला होता है कई जगहों पर, और रिजर्वेशन का भी इशू है। बहरहाल अपनी डिमांड जो है वो रखनी चाहिए। क्या कहेंगे मौलाना अतहर देलवी साहब? एक इशारा इन्होंने किया है कि भाई ये हिंदुस्तान में ही ज्यादा क्यों होता है, पाकिस्तान में भी हम ऐसा देखते हैं, बांग्लादेश में भी देखते हैं, यानी ये तो हिंदुस्तानी है ना सब एक तरीके से। अखंड भारत की तो बात करी थी आरएसएस की तरफ से, देखते हैं अब कब तक जो है वो चीज़ पूरी होती है। बहरहाल लगता क्या है आपको, क्यों इतना जज्बाती हो जाता है मुसलमान हिंदुस्तान का खास तौर से, और कि वो तोड़फोड़ पर भी उतारू हो जाता है उसको? एक सवाल और सर जो आप दोनों से चूंकि कहेंगे जी, मेरी ये समझ में नहीं आता कि एक शख्स वो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी छोटी जगह पर है, कोई एक बयान दे, पता चला पूरा मुल्क का मुसलमान एजिटेट हो गया। 5 लोग 10 लोग साजिश करें पाकिस्तान में, वो हिंदुस्तान पे हमला करें, हम कहते हैं उनके ऊपर हमला कर दो पाकिस्तान के ऊपर। मतलब एक 100 लोग टोटल मिला के इस तरीके की 1000 लोग होंगे, 2000 होंगे ना, हाँ मैक्सिमम 1000 मान लीजिए। ये लोग क्या 140 करोड़ लोगों को, 120 125 हम और 15-20 पाकिस्तान में, इतने लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लड़ाई करवा सकते हैं, उनके ज़हनों को बदल सकते हैं, हाँ प्रोसेस को रोक सकते हैं। ये मेरे दिमाग में ये गुत्थी समझ में नहीं आती। ये भी समझाइएगा जरूर। और पहला मतलब सवाल मेरा यही था कि क्यों जो है वो हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा जज्बाती, और ऐसे मौकों पर जो है वो ऐसा लगता है कि वो जो है अपनी अकल को कहीं और रख देता है? देखिए, सबसे अहम तरीन चीज़ जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये तमाम तर फिसाद और मौजूदा जितना भी ये जो कुछ एहतिजाज हैं वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की अज़मत को लेके हो रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि तमाम के तमाम लोग पैगम्बर अलैहिस्सलाम का नाम तो लेते हैं, लेकिन सीरत को इख्तियार करने की कोई कोशिश नहीं करता। कुरान ने कहा कि इन नबी की सबसे बड़ी खूबी तहम्मुल है, पैशन है, बर्दाश्त है, कि उनके मुंह पे आदमी थूक रहा है वो खामोश हैं, उनके सामने मस्जिद में एक आदमी आके पेशाब करता है वो अपने हाथ से उसको साफ़ कर देते हैं। और कुरान ने कहा कि इनकी खूबी यह है कि इनको जितना ज़्यादा गुस्सा दिलाया जाता है ये उतना ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खूबी थी। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, इस मुल्क के अंदर मिजाज ये बन गया है कि हम सब लोग जमहूरियत के गलत इस्तेमाल हमारी एक आदत बन गई है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। मुसलमानों, जो संतोष जी ने बात की बिल्कुल ठीक है, संतोष जी की बात से मैं इसलिए इत्तिफाक करता हूँ। आदिब साहब जानते हैं कि मुसलमानों ने आज़ादी के बाद 2 तबके थे। एक तबका वो था जिसको लगा कि हम 800 साल की ग़ुलामी से आज़ाद हो गए, और एक तबका वो था जिसको ये लगा कि भाई हाँ हमारी हुकूमत हमारे हाथ से चली गई। अब मुसलमान को क्या करना था? उन्होंने मुशावरात में फैसला करा कि अब हम इस मुल्क में 3 चीज़ें करेंगे, यूनिटी ऑफ द कंट्री, दूसरी चीज़ यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी, और तीसरी चीज़ हम जो भी काम करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी फ्रेमवर्क में करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। चौथी अहम तरीन चीज़ ये है कि कमलेश तिवारी एक फ़र्द का नाम नहीं है। सुबह और शाम ऐसे बयानात आते हैं, बड़ी बड़ी संस्था और संगठन इस चीज़ों को करते आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो APJ अब्दुल कलाम एक बात कह के गए हैं
कि अगर आइंदा कोई बड़ी जंग हुई उस पर सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ होगा, जहां छोटी सी चीज को एक बड़ा सा बना के पेश किया जाता है। और छठी अहम तरीन चीज जो संतोष जी को और आदिब साहब दोनों को मैं एडमिट करके कहता हूँ, इस मुल्क का ये मिजाज बन गया है। हम इन चीज़ों पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन संतोष जी आप इससे बुरा मत मानिए, हमारे कपूर साहब भी बैठे हुए हैं, यहाँ आज़ादी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग उड़ीसा असेंबली में घुस के स्पीकर और मेंबरान को मारते हैं। यहाँ मणिपुर असेंबली को दिन दिहाड़े आग लगा दी जाती है। यहाँ पर जो कुछ डेरा सच्चा सौदा को लेके, निरंकारियों को लेके पंजाब में, तो वो भी हमारे सामने कि आज़ाद मैदान में कोई भी हो, हम कहीं ना कहीं कानून से अपने आप को ऊपर समझने लगे हैं। यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हाँ। इसलिए मैं आम तौर से खिताब कर रहा हूँ मुसलमानों से कि जो अदीब साहब ने कहा, कम अज़ कम पैगम्बर अलैहिस्सलाम का नाम लेके मुल्क के कानून को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं, आपके जो लीडर आपको सड़कों पे लेके आ रहे हैं, ये सब के सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के आलाकार हैं। इसलिए आप इनके मत आइए, कौम को मत धकेलिए। अगर आपको बात करनी है, जो संतोष जी कह रहा, आप हुकूमत से बात करिए, इस चीज़ पर एहतिजाज क्यों नहीं करते? जैसे आप बंगाल के अंदर जो टीएमसी हो या कांग्रेस हो, खिलौने दे दिए, जिम खुलवा दिए, कैरम बोर्ड क्लब खुलवा दिए, लेकिन मुसलमानों का डेवलपमेंट के नाम पर बंगाल में पिछले 5 सालों में ये सरकार का एक काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे प्रवीण शंकर कपूर साहब, क्या नजरिया है जब कोई भी आदमी मजहब का नाम लेकर के, अपने आइडियल का नाम लेकर के सड़कों पर उतरता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तोड़फोड़ करता है, तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं अंदर जो है वो गुस्सा भी आता होगा, लगता होगा कि ये कैसे लोग हैं जो अपने मजहब के रहनुमा का नाम लेकर के, उस लीडरशिप का नाम लेकर के, या उस शख्स का नाम लेकर के जिसकी मिसाल दी जाती है, उसकी इंसानियत की मिसाल दी जाती है, उसके अखलाक की मिसाल दी जाती है, उसके रवैये की मिसाल दी जाती है दूसरे लोगों के साथ, उसी का नाम लेकर के तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी डिबेट आपने आज यहाँ रखी है, और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा संतोष इस बात का है कि मुझसे पहले संतोष जी, आदिब साहब और मौलाना साहब, उन तीनों ने वही बात रखी है जो हर भारतीय को रखनी चाहिए, और मेरी भी लाइन वही है। इसमें कोई, मैं इसे इंटॉलरेंस का जिक्र ही नहीं करता, मैं इसे एक मिसगाइडेड लोगों के मिस एफर्ट का कंडेमनेशन की डिबेट मानता हूं। मेरा मगर इसमें एक एड ऑन 2-3 चीजें हैं जी। हम बात कर रहे थे, कमलेश तिवारी एक बहुत छोटा सा आदमी है, कोई उस दिन से पहले 3 दिसंबर से पहले कमलेश तिवारी नाम ही नहीं जानता था इस दुनिया में, मगर वो अचानक कुछ बोल गया, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया अगले दिन, और उसके ऊपर एनिमिटी बिटवीन 2 कम्युनिटीज करने का आरोप भी लगा के, और वो जेल में है, और मुझे नहीं लगता अभी वो कई साल भी जेल से छूट पाएगा। मगर उससे पहले ये कमलेश तिवारी बोला क्यों, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं, मैं उनका आज नाम ही नहीं लूंगा, वो हमेशा विवादास्पद बयान देते हैं, पिछले 4 साल से, 8 साल से, 10 साल से वो राजनीति में जिंदा ही अपने विवादास्पद बयान और खोई हुई घोड़ी और खोई हुई भैंस के सहारे हैं। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा आरएसएस के सारे नेता XYZ है। अब किसी कमलेश तिवारी को जो ऐसे ही छोटे और घटिया मौकों का इंतजार करते हैं, उस कमलेश तिवारी को कुछ और गंदा बोलने का मौका मिल गया। वहां से ये शुरू हुआ। आज की इस हेल्दी डिबेट में हमें ये ऐड ऑन करके उस उत्तर प्रदेश के मंत्री की निंदा जरूर करनी चाहिए। मैं सवाल दिखा दूं, तिवारी के बयान का जिम्मेदार कौन, ये सवाल भी जरूर आना था जो आपने उठा दिया। अच्छा किया आपने। बहरहाल यह वक्त हो गया एक ब्रेक का, और सवाल यही उठ रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेकर सड़कों पर उतरते हैं, दंगा करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं, वो कितना सही है, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मुस्लिम तबके की, गुस्सा आखिर क्यों आ जाता है जरा सी बातों पर, लेकिन ये बात जरा सी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस बहुत बड़ी बात को बोलने के पीछे का मकसद क्या था, और किसने उसे जो है, कमलेश तिवारी की अगर हम बात करें, किसने उसे उकसाया था, किसने प्रोवोक किया था, ये भी सवाल जो है अहम है। और फिर लीडरशिप जो है मुस्लिम तबके की, वो कितनी जिम्मेदार है। लीडरशिप जो है वो सियासी नहीं है, सिर्फ मजहबी नहीं है, बल्कि सामाजिक लीडरशिप जो होती है, समाजी लीडरशिप, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जो पूरे सिस्टम को देखती है किस तरीके से एक कौम, एक समाज किस डायरेक्शन में आगे जाए। तो बहुत सारी बातें हो रही थी। मौलाना साहब, आपको लगता है कि हम जिस इस्लाम की बात करते हैं, जिस दीन की बात करते हैं, वहाँ अमन, चैन, भाईचारा, ये तमाम पैगाम वहाँ पर मौजूद हैं, फिर
वही उसी इस्लाम के मानने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर या गुस्ताख रसूल के नाम पर जब इस तरह के वाक़यात या इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं, करते हैं ऐसा कुछ काम, तो फिर जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि आखिर ये बयान दिलवाने के पीछे जो है ये लोग कौन है, कौन उकसाता है, क्यों इस तरह के जो है वो लोग आगे आते हैं, ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे फिर दूसरे लोग जो है प्रोवोक होकर के बयान दें। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। और आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की छवि बनी है वो इसी तरीके से बन रही है। देखिए, पहली चीज़ तो बगैर सलाम और इस्लाम का वादे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। पैगंबर सलाम ने कहा कि देखो, दूसरों के खुदाओं को बिल्कुल बुरा मत कहना, ये तालीमात थी। यहाँ तक कहा कि दूसरों के माँ को बुरा मत कहना। जिस पैगंबर की ये तालीमात हों, उसके मानने वाले अगर ऐसा करेंगे, मुझको नहीं मालूम शार्ली एब्दो क्या करता है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा तस्लीमा नसरीन ने क्या लिखा। मैं कहूँगा जो मानने वाले हैं, कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से प्यार करो तो इन पैगंबर की इत्तिबा करो, उनके उस्वा हसना को इख्तियार करो। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को उकसाती हैं। एक चीज़ जो अभी तक मुसलमानों के ताल्लुक़ से नहीं कही जाती, हमारा कहना यह है कि क्या हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम हो या हज़रत ईसा और हज़रत मूसा हों या ख़ुद हिंदुओं के पवित्र या हिंदुओं की मुक़द्दस शख्सियात हों, जिसके ख़िलाफ़ भी कोई भी शख्स रज़ालत या ज़लालत को सबूत देगा, हम सबको उसकी मुखालफत करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ये अहम तरीन चीज़ है। मगर इसके पीछे जो हालात होते हैं, क्या वो शार्ली एब्दो हो या हिंदुस्तान के, मैं कहता हूँ कि किसी संघ या संगठन से मेरे नज़रियाती तजादात हो सकते हैं, वैचारिक भेदभाव हो सकते हैं, लेकिन मुझको ये इख्तियारात नहीं है कि मैं उसके मानने वालों को ऐसे लफ्ज़ों के साथ पुकारूं, उनको ऐसी चीज़ों में के साथ जो उनको वाबस्ता करूं जो कहीं ना कहीं अखलाकियात, मॉरालिटी या सभ्यता से इनसे दूर हों। और जब आप कीचड़ में, मैं कीचड़ का लफ्ज़ इसलिए कि उन उस संगठन को नहीं कह रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ जब आप गंदे शब्दों का, गलत बात का इजहार करेंगे तो दूसरे से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो भी कहीं ना कहीं करेंगे। इसलिए कमलेश तिवारी का जो बयान है, इस तनाजुर में देखिए दो बयानात एक साथ आए थे। मैं फिर कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों से और जिम्मेदार लोगों से भी चाहता हूं कि ईमानदाराना तरीके से, जो हमारे संतोष जी ने कहा, इस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं लगता है कि अब हमको अपनी हरारत जाहिर करनी, हम कमज़ोर हैं। दोनों बयानात एक दिन आए, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री महोदय का आया, इंतहाई निंदनीय है, इंतहाई जिसको कह सकते हैं कि उसको जो है काबिल मजम्मत है। उसी दिन एक बयान कपूर साहब आया जिस पर किसी मीडिया में चर्चा नहीं, उस डिबेट में मैं खुद मौजूद था, जिसमें साध्वी प्राची ने कहा कि आप किसी भी सूरत के अंदर जो वो हेमंत करकरे को शहीद मत कहिए। हेमंत, मेरी मौजूद है, वीडियो मेरे साथ मौजूद है, लाइव प्रोग्राम था, बल्कि वो साध्वी प्राज्ञा के शराब में मरा, नर्क में गया। मगर इस मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं मुझको लगता है ये पार्शलिटी जब होती है तो मुझको इसमें भी थोड़ी तकलीफ, इसलिए मैं भी हरारत में आ जाता हूं। ठीक है परवीन शंकर कपूर साहब, ये वाकई जो है पार्शियलिटी जो होती है ये उसका नतीजा है या फिर ये हिंदुस्तान का मिजाज ऐसा बन गया है, हिंदुस्तानियों का मिजाज ऐसा बन गया है? MF हुसैन का हम जिक्र कर लें, उनको जो है हिंदुस्तान में आने नहीं दिया गया, उनकी जो है मौत है वो विदेश में ही हुई है। और चाहे वो तस्लीमा नसरीन की बात कर लें और सलमान रश्दी की बात कर लें, उसके अलावा जैसे सिख कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पर भी बाबा राम रहीम के मुखालफत में कितने लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक माइंडसेट हो गया है हिंदुस्तानियों का कि मजहब का मामला आएगा तो वो जो है बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो जाएंगे। फिर ये मजहब का मामला नहीं है जी, ये स्वार्थ का मामला है। देखिए, आम आदमी जो भीड़ होती है ना जी, वो मिसगाइडेड भीड़ होती है, किसी भी कम्युनिटी की हो, उसको चंद लोग डायरेक्ट करते हैं वो किस तरफ जाएगी। उन लोगों के अपने स्वार्थ होते हैं। आपने अभी अभी एक बात कही कि MF हुसैन को भारत नहीं आने दिया। MF हुसैन को भारत ना आने के लिए जितना वो लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने उनका विरोध करे रखा, उतना ही वो लोग भी जिम्मेदार हैं। खुद मतलब MF हुसैन जिम्मेदार थे, बिल्कुल खुद भी जिम्मेदार थे। बिल्कुल, क्या जरूरत था उन्हें ऐसी कंट्रोवर्शियल बातों में ही पड़े रहने का? एक बात। दूसरी बात, तस्लीमा नसरीन जो पड़ोस के देश बांग्लादेश में अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं, वो भारत में खुद को सुरक्षा की पनाह लेती हैं, फिर यहाँ के इंटरनल मैटर्स पे अपने ओपिनियन व्यक्त करती हैं, कंट्रोवर्सी में आती हैं बिना कारण के, जबकि भारत ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके रिलीजन उन्हें अपने में यहां पनाह दी हुई है, सेफ्टी दी हुई है। तीसरी बात, अभी कल की ही छोटी सी बात है, हम सब लोगों ने टेलीविजन पे तस्वीरें देखी कि उधर तो सारा देश पठानकोट को लेकर के चिंतित था। अभी वो कल परसों पाकिस्तान के एक सिंगर ने भारत की नागरिकता ले ली।
यानी कि कहीं ना कहीं उसके भारत की नागरिकता लेने में, और जय हिंद भी बोला। जो भी बोला, मैं उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता, नहीं ठीक है, मगर उन्होंने भारत की नागरिकता ली, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने ये पाया मेरे अपने देश में कोई इंटॉलरेंस, मैं उसे उस मायने में इंटॉलरेंस नहीं कह रहा, इंटॉलरेंस के डेवलपमेंट, एजुकेशन, वो वहां एजेंडा में ही नहीं है। उन्हें लगता है वहां कला के नाम पे जो बात होती है वो दिखावटी बात होती है, कला को असली रिकॉग्निशन इंडिया में मिलती है। आपने बात करी पाकिस्तानी सिंगर पे, मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहूँगा, आज खुद बीबीसी पोर्टल पे पूरी रिपोर्ट चल रही है, मोदी साहब के मेरे ख्याल से अब हम 2 साल मुकम्मल करने जा रहे हैं, जी वो मई में होंगे, मई में हो जाए, करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं लेकिन आज तक जो मैनिफेस्टो में वादा था, जो पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए थे उनको आज तक भारत ने नागरिकता नहीं दी। परवीन जी वो लोग जरूर वापस काम जा कीजिएगा रहे हैं। इसके ऊपर, तो यहाँ पर उस जो पे है आप थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल काम कीजिएगा, लिख लीजिए इसको। और संतोष भारती जी क्या कहेंगे, आपको इन सब के पीछे का मकसद क्या लगता है आपको? जब अलग अलग जगहों पर भाई कमलेश तिवारी को जो है सजा मिल गई एक तरीके से, या सजा वो काट रहा है, उसके खिलाफ जो है एनएसए भी लगा दिया गया, बहुत सारी ऐसी धाराएं लगा दी गई, जैसे इन्होंने कहा था प्रवीण जी ने कि शायद कई साल तक वो बाहर नहीं निकल पाएगा जेल से, तो फिर क्या जरूरत है जगह जगह पर करना? फिर अगर कर भी रहे हैं तो आप जो है वो एक सिस्टम में रह करके कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि चूंकि अलग अलग मसलक के लोग हैं, अलग अलग तंजीमें चलाते हैं, उन्हें अपना नाम जो है चमकाना है, शायद ये भी वजह हो सकती है, आपको लगता है कि पैगंबर के नाम पर वो लोग एक तरीके की सियासत कर रहे हैं और अपनी तंजीमों को चमकाने का भी कहीं ना कहीं उनका मकसद है? मैं आपको 2 तरह से ये बात समझाता जी। हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम समय पूरा कर सकूँ। चंद्रशेखर जी का नाम हम सब जानते हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे और उनके सेकुलर सोच में कहीं कोई अभी तक शुभा नहीं पैदा हुआ। एक बड़े मौलाना है, वो मेरे साथ उनसे मिलने गए कुछ उनसे सपोर्ट लेने के लिए। उन्होंने जिस तरह से बातचीत की, चंद्रशेखर जी ने उनसे कहा कि देखिए मौलाना, आप अगर इस तरह की बातचीत करेंगे, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ये बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद मजबूत होगी। इसलिए आप वो बात मत कीजिए कि आपका जिसको आप दुश्मन मानते हैं वो मजबूत हो। इससे मैं सीख ये लेता हूँ कि चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, अल्फाज का इस्तेमाल, अभी मौलाना दहलवी ने कहा कि अल्फाज का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुकाबले उससे ज़्यादा गंदे शब्द आएंगे। और पूरा सोशल मीडिया जिस मुस्लिम मिनिस्टर की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं, उनके लिए गंदे से गंदे शब्दों से भरा पड़ा है और नए नए अल्फाज इजाद हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अगर ये सोच के अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे आप देखते हैं कि बड़ा बदमाश कौन होता है? जिसने 4 मारे वो नहीं, जिसने 5 मारे, जिसने 5 मारे वो नहीं, जिसने 6 मारे। बिल्कुल ठीक। उस साइकोलॉजी में अगर लोग जाते हैं कि हम ये बोल दें और लोग हमारा नाम जान लें, उससे आपकी जिंदगी तो थोड़ी सी चमक जाएगी, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, कई लोगों का कत्ल भी हो जाएगा, उसका इंसानियत का नुकसान होगा। इसका मतलब इस्लाम का नुकसान, मैं मुसलमानों के संदर्भ में कह रहा हूं, बिल्कुल सही है। हिंदुओं के संदर्भ में मानवता का नुकसान। बिल्कुल। इस इंसानियत और मानवता वाली बात जो दोनों धर्म कहते हैं वो सामने कहीं आती नहीं। और मैं देखता हूं कि जब से ये चैनल बाबाओं के जो शुरू हुए हैं, जब से ये बाबा आकर के अच्छा जीवन कैसा वो सिखाने लगे, या ये जब से ये पीस चैनल आपका शुरू हुआ जिसमें मुस्लिम मौलाना के बोलते हैं, तब से ये जो आपस की दूरी है, आपस की नफरत है और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। अगर कैंपेन करना ही है तो ये कीजिए, ये बाबाओं को बंद कर दीजिए टेलीविजन चैनल से, जिनकी जिंदगी कुछ है, या मौलानाओं की उनकी जिंदगी कुछ है और उनका बोलना कुछ है। ये खामोखा बैठ करके लोगों को भटकाते हैं। और संतोष जी, साथ साथ टीवी हमारे, इनसे भी इनको भी कहना चाहिए कि हम ही क्यों ना हो, पैनल की स्क्रूटनी के बगैर जो बिठाया जाता है और जो कहलवाया जाता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे मोहम्मद अदीब साहब, ये सियासी पहलू क्या है? ये अलग अलग तंजीमें हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जब एक तंजीम सड़क पर उतरती है या उसके कुछ लोग आते हैं तो दूसरी तंजीम भी देखती है कि भाई आज अखबार में इसकी खबर छप गई है, टीवी पर वो दिख गया है, हम क्यों नहीं आए, हमारा नाम क्यों नहीं हो। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह रही होगी।
लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो भी कुछ हो रहा है कमलेश तिवारी के नाम पर, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के नाम पर, चाहे वो बिहार में अलग अलग जगहों पर एहतजाजात हुए हों, चाहे वो मालदा में हुआ हो, वहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं और कुछ लोग तो कांग्रेस का सीधे तौर पर नाम ले रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे मौकों पर सियासत नहीं होनी चाहिए और जो लोग सियासत करते हैं या जो सियासी पार्टियां सियासी फायदा उठाने के लिए ऐसा काम कर रही हैं उन्हें सबक सिखाना चाहिए? आप सबक किसको सिखाएंगे, क्योंकि ये सियासी लोग इसी से तो वोट हासिल करते हैं, लोग इनके साथ आते हैं। आप जितनी आग उगलेंगे उतने ही आपके साथ लोग आते हैं। अब पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं आप खुद अंदाजा कर लीजिए कौन लोग जाते हैं, जो आग उगलते हैं, नफरतें फैलाते हैं। कुछ लोग होते हैं, सब तो और नहीं। वो जीतते हैं और वो जिताए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जी। एक इस कॉन्टिनेंट के एक प्रॉब्लम है, हम लोग रिलीजियस उस हद तक हैं कि रिलीजन को फॉलो नहीं करते, लेकिन रिलीजन के पीछे सब कुछ करने को तैयार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब अभी सलमान रुश्दी का जिक्र किया आपने मौलाना ने, मुझे याद है सलमान रुश्दी की किताब लिखी गई, उससे मुस्लिम पूरे दुनिया में हर्ट हुए क्योंकि उनके प्रॉफिट के ऊपर जी हाँ। इल्ज़ाम लगाया गया था। बिल्कुल। लेकिन इसी हिंदुस्तान में बाल ठाकरे ने उसकी किताब कहा मैं छाप रहा हूं, बांटूंगा। क्या मतलब वो भी था गलत इसका? है। बांटेंगे साहब क्यों? क्योंकि मुसलमान की फीलिंग हर्ट हो। हाँ, तो ये जो अभी हमारे संतोष भाई ने कहा कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जब यूं होती है कि जब एक शख्स फौरन स्वाद करता है, किसी ने किसी का दिल दुखाया उनका और बढ़ लो, यानी जैसा अभी कहा गया आजम खान के बारे में, यकीनी तौर पर आप नाम ले रहे हैं आजम उनका, खान- हमने किसी नाम नहीं लिया। नहीं मैं ले रहा हूं इसलिए कि फैक्ट है, यकीनी तौर पर प्रोवोक किया। उससे पहले भी उनके कुछ ऐसे बयान आए थे। ये हुआ, उससे पहले भी कुछ ऐसे बयान आए थे। उसके बाद वो लोग मैदान में उतर आए जिनको न प्रॉफिट की खूबियां मालूम, न ये मालूम कि उनके ये सबक दीन क्या हैं। पूरी हिंदू दुनिया में इसलिए मौजूद है कि उसकी शख्सियत इतनी ज्यादा, जैसे मौलाना ने बयान किया कि उनमें इतना तहम्मुल था, इतनी फॉरगिवनेस थी। आप उसके लिए एक दूसरे की जान लिए ले रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। हम अपने मजहब को समझने को तैयार नहीं है, और दूसरे के बुरा मजहब में कहेंगे। ऐप हाँ, ढूंढने पे हर वक्त परेशान है बिल्कुल ठीक। कि और ये सब उसके लोग हैं। मजहब का ऐप कैसे ढूंढना जाए। ये एक तमाशा खड़ा हो गया है ठीक। और जिससे इंसान को, ये जो बेचारे मासूम लोग हैं इनको गुमराह करके और समाज में एक अजीब तमाशा खड़ा हो गया है। कुछ कह रहे थे आप? मैं आपको एक बात कहता हूँ, दुनिया के अंदर यहूदियों की तादाद बहुत कम है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद चूँकि मईशत पे कब्जा था, उन्होंने पूरी दुनिया में कानून के साथ जो भी आदमी होलोकॉस्ट का इनकार करेगा वो जो है, बहुत सारे यूरोप के अक्सर मुल्कों में उस आदमी को बगैर कुछ कहे जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा। उसी यूरोप का डबल स्टैंडर्ड ये है कि जिस पेरिस के अंदर अगर आप होलोकॉस्ट को गाली बकें, जो कहता है यूरोप का दुनिया का सबसे लिबरल कंट्री जो है वो फ्रांस है, अगर आप होलोकॉस्ट पे कुछ कहेंगे तो आप जेल में हैं। लेकिन आप 155 करोड़ लोगों की जो आस्था का मरकज़ है पैगंबर साहब, उन पे जब कोई कानून बनेगा तो आप कहते हैं ये आज़ादी है। हाँ। तो ये डबल स्टैंडर्ड डबल जो है स्टैंडर्ड नहीं इस होना मुल्क चाहिए। में हो या कहीं वक्त भी हो गया है, और बिल्कुल मैं ठीक है, देखिए किसी ठीक के है। लिए भी हो, मैं कहता हूँ सारे मज़ाहिब के लिए, इसमें आस्था या अकीदे का ध्यान सबको रखना पड़ेगा। बिल्कुल। वक्त हो गया एक और ब्रेक का और बात हो रही है कि मजहब के नाम पर आपा क्यों खो बैठते हैं कुछ लोग, इस पर बात करेंगे। एक और ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मजहब के नाम पर जज्बाती होना या फिर आपा खो देना या फिर सड़कों पर उतरकर तोड़ फोड़ करना कितना ठीक है। कई सारी ऐसी जो है वो मिसालें मिल देखने को मिलती हैं। मालदा में क्या हुआ सबके सामने है। कमलेश तिवारी को जेल भेजने की बात हो रही है, उसको डिमांड हो रही है, हालांकि वो पहले से ही जेल में है। तो सवाल ये भी उठता है, जैसे हमने पहले भी कहा, कि क्या मुस्लिम तबके में अवेयरनेस की भी कमी है और ये अवेयरनेस कौन जो है वो पूरी करेगा? अगर ये कमी है तो इस कमी को कौन पूरी करेगा, इस पर भी बात होगी। और अदीब साहब, सवाल ये उठता है कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलेमा हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है और बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो अलग अलग तौर पर काम कर रही है मुस्लिम तबके के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि इन मसलों को लेकर के जब मुस्लिम प्रोवोक होते हैं या ऐसे मसलों के ऊपर वो इकट्ठा होते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, तो ये जो तंजीमें हैं इनका रोल कुछ समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं, क्यों ये समाज को समझाते नहीं हैं ऐसे मौक़ों पर। मैं बताऊं आपको कि पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमात इस्लामी हो, जमात उलमा हो या मौलाना की तंजीम हो, इन सब का बेसिक मकसद जो है वो इस्लाह माशरा है जी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं है। वो इस्लाह माशरा यही है कि आप समझाएं। मैं आपको एक वाक़या अभी याद आ गया, सुना दूं। जब मुरादाबाद में दंगा हुआ जी, तो उस वक्त मैं दुबई में था। मेरे पार्टनर थे शेख सालिम, रूलर ऑफ शारजा, जो इस वक्त हैं, उनके सगे चराद भाई। तो जब ये वाक़या हुआ हम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा भाई क्या वजह थी इतने लोग मर गए? तो मैंने कहा साहब वहाँ से खबर ये आई है कि साहब कुछ सुअर
ईदगाह में चले गए, तो उन्होंने बहुत जोर से कहा, सो व्हाट, इंसानों को मार दिया, अरे सुअर आ गए तो क्या हुआ। ये सोच उन अरब मुसलमानों की थी। मुझे उन्होंने कहा कि क्या है हिंदुस्तान के मुसलमानों का, अरे भाई किसी ने सुअर भेज दिए वहां, आज कहीं किसी जगह गाय का गोश्त डाल देंगे तो लोग भड़क पड़ेंगे, कहीं सुअर का गोश्त काट देंगे तो भड़क पड़ेंगे। यानी इतनी फ्रजाइल है, इतनी हमारी सोच ऐसी कमज़ोर हो गई है। और जहाँ तक ये जमातों की बात आप कर रहे हैं, जमातों का भी मसला जो मैंने अंदाज़ा किया है कि उनकी कमज़ोरियाँ हैं। जो जिस जमात में है वो उसकी पहली और अवलीन कोशिश ये है कि जमात मेरे कब्जे में रहे। मिल्लत की बात करेंगे, एक प्लेटफॉर्म हमको मिल जाए। जिस जमात का वो हेड है, अब वो सिर्फ अपने आदमियों को लाएगा, अपने खानदान को बिठा लेगा, उसकी दुकान चलेगी। और उसी की जमात का तो झंडा आप सबसे ये नहीं ऊंचा कह है, सकते, ये बाकी सारी नहीं कह जमातें बेकार सकते हैं। कि जमात कोई मास लेवल पे काम कर रही है। तो ये बड़ी बदनसीबी है मुस्लिम लीडरशिप की, मुस्लिम जमातों की। ये फिक्र लानी पड़ेगी। अगर किसी ने वहाँ सुअर भेज दिए, हमको क्या ज़रूरत थी कि हम 200 आदमियों की जान दे देते। अगर कोई किसी ने मंदिर में जाके गाय का गोश्त डाल दिया, क्या ज़रूरत है कि हम 300 आदमियों को एक गाय के चक्कर में। मालूम है ये कि किसी की शैतानी है। ये जब तक हम में सेंस नहीं डेवलप होगा, जब तक कि हम समझते हैं ये हमको पॉलिटिकल लोग एक्सप्लॉइट करते संतोष भारती जी, रहेंगे, बिल्कुल ठीक यही है। जरिया है उनके पार्लियामेंट में पहुंचने का भी। संतोष भारती जी, आपको लगता है कि एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की भी कमी है, और जो चीज़ें समझनी चाहिए मजहब की, जो बारीकियां हैं, वो मजहब के लोग नहीं समझते और वो नादान हो जाते हैं, नादानियाँ कर बैठते हैं या इस तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं, और जो है वो कानून जो अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कम्युनिटी को। एजुकेशन के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है, शायद इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है जिस चीज़ को आप एजुकेशन कह रहे हैं कि उसका रिश्ता लिटरेसी के साथ है, जी, तो इन दोनों का कोई रिश्ता बनता नहीं। दरअसल ये जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, वो जो वैल्यू सिस्टम है ना, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कुल मिला के वो वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर हुआ है, लोगों का भरोसा उसके ऊपर से गया है। एक दूसरी चीज़, इस प्रकार के वारदातें होती हैं उन मुल्कों में भी जो मुल्क बहुत डेवलप्ड हैं, पर उन मुल्कों में ज़्यादा होती हैं जहां डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है या जहां शुरू हो रहा है। इसका सीधा रिश्ता लोगों के अपने एंगेजमेंट से भी ज़्यादा जाता है कि आप उनकी रोजी रोटी के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते, नहीं तो फिर वो अपना उसमें एंटरटेनमेंट भी ढूंढ लेते हैं इस तरह की चीज़ों में। और बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों में जिसको हम जो क्या कहते हैं, अपराधी या अनसोशल एलिमेंट कहते हैं, उनके हाथ में फिर पूरी कमान आ जाती है। पर देखना सिर्फ ये चाहिए, जिसका मुझे अभी हाल फिलहाल कोई नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि दिनों दिन हम देखते हैं कि वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं। ये जो मज़हब के नाम पे बने हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इनका दिखाई देता है, चाहे इनकी भाषा हो या कुछ बोलते हैं तो बोलते हुए जिस तरह का गुस्सा इनकी आंखों में, चेहरे पर, हाथों पे दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं और उन लोगों को फिर उत्तेजित करती हैं जो लोग अपनी किसी दूसरी परेशानी से परेशान हैं। वो सारी चीज़ इस जगह पर आकर के खड़ी हो जाती है। तो चाहे फिर पड़ोस में मुसलमान हो उसको मार दो, मुसलमान किसी हिंदू को मारने की सोचता है, और दोनों मिलकर के गरीब का सामान छीन करके अपने घर में रखने के चक्कर में रहते हैं। मैंने कई दंगे इस देश में जो मजहबी दंगे हुए हैं रिपोर्ट किया है, जिनमें मैंने देखा है कि गरीब आदमी आगे रहा है और उसने लोगों के घरों में लूटा है, लूट करके सामान अपने घर ले गया। एक मैं आंखों देखा हुआ किस्सा कपूर साहब को दिखाता हूं, कानपुर के दंगे का। टीवी की दुकान से, वो मैं रिपोर्ट कर रहा था, टीवी की दुकान से टीवी लेके आ रहा था, सामने एक आदमी आया, उसे टकरा गया, वो टीवी गिर गया। वो उसने देखा नहीं कहाँ गिरा है, फिर अंदर गया, दूसरा टीवी उठा के चला। इसलिए ये जो हमारी अपनी कमियां और कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां ऐसे सवालों पर अपने को, अपना जो एक इम्पोर्टेंट गुस्सा है ना, उसको दिखाने का, ये जो नपुंसक गुस्सा है उसको दिखाने का माध्यम बन जाती है। और तब उनको लगता है कि हम महाबली हैं, हम हनुमान हैं, हम अली हैं, हम सब कुछ हैं। तमाम ताकतें हमारे। ये जो तालीम का मैंने कनेक्शन की बात की थी, तालीम का कनेक्शन क्या है? क्या वाकई ही जो है तालीम की कमी है? क्या वाकई अवेयरनेस की कमी है? वो लोग ही जो है सड़कों पर उतरते हैं, चूंकि अगर हम तालीम की बात करें लें
तो ये भी बात जो है कहीं ना कहीं झूठी साबित होती है, क्योंकि देवबंद मदरसा जो है वो तालीम का इतना बड़ा गहवारा है, वहाँ पर भी जो है वो लोग बच्चे प्रवोग हो गए थे, इस तरह की कुछ खबरें आई थी और उनके खिलाफ भी जो है पुलिस ने कार्रवाई भी की और कुछ FIR भी दर्ज की। हम सबको अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करें, परेशानी कहाँ पर जी। है। खाली सरकारों को या किसी दूसरे संगठनों को खाली ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। मैं 3 चीज़ें कहूँगा। इस मुल्क में आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद ने जिस तरीके की क़यादत करी, पैशनेबल क़यादत जी, और बार बार एक ही बात कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूर के दायरे में रह के काम करना। दूसरे वो लोग थे जो हमारी जमातें थी, हमारी इन तमाम तर जमातों को आदत पड़ गई है एक तो मौरूसी निज़ाम, इस निज़ाम पे मैं किस तरीके से बाक़ी रहूँ, मिल्लत कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज़, इनका जो बुनियादी काम था वो क्या इस्लाह माशरा हो या कौम के अंदर तालीम की बेदारी हो या और तमाम, उन पे मैं अभी 3 दिन अंजुमन मिनहाज रसूल की मजलिस आमला आपने पढ़ा होगा, आसाम में थी। एक मैं दिलचस्प बात आपको बताऊं, बड़ी तकलीफ दे बात। आसाम को कहते हैं कश्मीर के बाद मुसलमानों की बड़ी आबादी वाला हिस्सा है, बड़ी बड़ी जमातें और जमीयतें वहाँ काम करती हैं, उसी आसाम के नाम पे सियासत करती हैं। लेकिन ढुबरी जो मुसलमानों के पूरे हिंदुस्तान में ढुबरी मुसलमानों के सबसे अक्सरियती ज़िला है, पूरे आसाम में सबसे ज़्यादा शराब वहीं बिकती है। ये क्या वजह है? हमने इस्लाह माशरा की कोशिश नहीं की, जमातें और तंजीमें रामिला मैदान तो भरती रहीं, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पे कभी तवज्जो नहीं दी। और एक आखिरी बात मैं कहूँगा संतोष जी को सलाम करते हुए, वो बुनियादी चीज़ क्या है, वो दर्द की बात है, वो तकलीफ़ की बात है कि जब कोई कौम में आगे आगे कोई अच्छा काम करने आता है। दारुल उलूम देवबंद को एक अच्छा महतमी मिलने की पूरी उम्मीद थी कि एक आदमी जो है जिसने पूरे महाराष्ट्र के बॉर्डर पर लेके, उनका नाम लेके कह रहा हूँ, गुलाम मोहम्मद वस्तानवी, जिन्होंने 18,000 तालिब इल्मों के साथ, जिसके अंदर आपको यानी रब्बानी साहब मालूम होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी चला रहे हैं, डेंटल, उनके 18,000 में 3,000 हिंदू बच्चे हैं और जिनके यहाँ सुबह और शाम तमाम यानी तकालीफ के बाद बेहतरीन निज़ाम था। जब वो आदमी देवबंद आता है तो यहाँ मौरूसी निज़ाम वाले कहते हैं साहब ये तो मोदी के एजेंट हो गए। जिस मुल्क में ये तमीज़ नहीं है कि मोदी आज बीजेपी के नहीं, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ये जमातें रात की तारीकियों में हर किसी से मिलते हैं, ये अपने मफादात के लिए, अपने कारोबारों के लिए सबसे मुलाकातें करते हैं, लेकिन जिस वक्त मिल्लत की बात आती है सड़कों पे लेके आते हैं, उनको बगलाते हैं, बहकाते हैं। क्या वो हिंदी तंजीमों और खासकर मुसलमानों से खिताब कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों से जिनके कलफ के कुर्तों की जो क्रेज जो है वो नमाज तक में नहीं टूटती, वो भड़का के तो चले जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी सड़क पर मरता है, एक आम आदमी जेल में जाता है। क्या कहेंगे प्रवीण शंकर कपूर साहब? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अहम हो जाता है कि जब हम तालीम का मसला कहते हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन शार्ली हेब्दो का जो दफ्तर है जब उसके ऊपर हमला होता है तो वो अनपढ़ नहीं थे, ठीक है, वो भी पढ़े लिखे थे। और अगर MF हुसैन को यहाँ पर हिंदुस्तान में आने से रोका जा रहा था तो जो मुखालफत करने वाले थे वो लोग भी अनपढ़ नहीं थे, तालीमी याफ्ता थे। या जो बाबा जो है वो राम रहीम है, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो तालीम का कनेक्शन आपको लगता है कि जी अनपढ़ तो बंदूक है, उठाने वाले हाथ पढ़े लिखे लोगों के होते हैं, तो वही उसमें गोली डालते हैं। तालीम की कमी की बात हम करेंगे या नासमझी की बात करेंगे? तालीम से जुड़ा हुआ और नासमझी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है जी। देखिए, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात एक बार और कह दी। ये जो धुरी का एग्जाम्पल दिया, आसाम का, बहुत अच्छी बातें करते धुरी हैं। का एग्जाम्पल दिया। मैं आज एक बात सोच के आया था कि माल्डा का वो सारा हिस्सा, खासतौर पे वो कालचक ब्लॉक जहां ये घटना घटी, वो 3 चीजों के लिए बहुत मशहूर है। इल्लीगल आर्म्स फैक्ट्री, इल्लीगल फेक नोट्स और इल्लीगल माइग्रेंट्स। बांग्लादेश की तरफ से लोग आते रहते हैं वहां। इन 3 चीजों के लिए वो एरिया बहुत नोटोरियस है। उस भीड़ ने जो आगजनी करी उसमें एक काम और किया, 2 थाने लगते थे, उन थानों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि क्राइम का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं हटाने पे ध्यान दिया गया। एक बात। दूसरी बात, जब हम ये देखते हैं कि देखते देखते वो चाहे हिंदुओं में भी बहुत इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, मगर मुस्लिम इंटॉलरेंस, कुछ हम अक्सर चर्चा करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटॉलरेंस ज्यादा है, नहीं, अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बहुत आगे चला गया है। ये यूरोप तक, अरब देशों तक, अफ्रीकन देशों तक सब जगह फैल रहा है। और इसका रिश्ता खाली शिक्षा से नहीं है, शिक्षा के अभाव से नहीं है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का भी बहुत गड़बड़ है। आप मानिए या ना मानिए, शिक्षा का यह लाभ हुआ है कि इसे, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं मुस्लिम आबादी के मुकाबले,
मगर हिंदुओं में एजुकेशन से क्या हुआ, नए लोगों के पास भी पैसा थोड़ा पहुंचा। ये आज तक मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं हो पा रहा। और बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा, बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा। हाँ। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक वो ताकत है, ठीक है। आप मानेंगे आईएसआईएस का जो बजट है वो इतना ज्यादा बजट है कि अनेक इकोनॉमियां फाइनेंस हो जाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत जरूरी चीज है कि वर्ल्ड ओवर मुस्लिम समुदाय में इकोनॉमिक जो बंटवारा है वो ठीक हो, और उसके लिए शिक्षा लानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। वक्त हो गया एक और ब्रेक का। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, ये जो मजहब के नाम पर छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं या बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सड़कों पर तोड़फोड़ करते हैं, क्या इन वाकयात के ऊपर रोक लगाई जा सकती है? क्या कानून जो है वही एक रास्ता है या फिर और भी रास्ते हो सकते हैं? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मजहब के नाम पर गुस्से की। मौलाना साहब क्या कहेंगे, क्या कानूनी एक रास्ता है या फिर जो है और भी चीजें हैं? कानून का डंडा ही हर जगह चलना चाहिए क्या? जो दोनों चीज़ें जो कपूर साहब ने भी और संतोष जी ने भी कही, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जब तक आप जहन साजी नहीं करेंगे, जहन साजी ओरिएंटेशन जो है वो बहुत अहम तरीन चीज़ है। इसलिए जहन साजी की ज़रूरत है, नफ़रत से मसाइल का हल नहीं है। जब तक मैं ये समझूंगा कि इस मुल्क में जो मौलाना आज़ाद के लफ्ज़ थे, मौलाना आज़ाद ने कहा था, अपने अदीब साहब मुझसे ज़्यादा मौलाना आज़ाद को पढ़ते हैं, मौलाना आज़ाद ने कहा था कि हिंदू मजहबी तौर से तुम्हारा मुखालिफ हो सकता है लेकिन वतनी तौर से वो तुम्हारा दोस्त है। और पूरी दुनिया में हम जब जाते हैं ढूंढते हैं कि मेरा मुल्क का आदमी कहाँ। इसलिए जो मिल्ली तंजीमें हैं, ये जमातें हैं, कमलेश तिवारी एक जहन का नाम है, वो पूरी हिंदू जमात का नाम नहीं है। इसी तरीके से यूपी के क्या मंत्री महोदय हों या किसी स्टेट के कोई मुस्लिम नेता हों, वो एक जहन का नाम हो सकता है, पूरा मुस्लिम समाज नहीं होता। इसलिए बच्चों में भी हमको, नई नस्ल में भी, हमारे मदरसों को भी, जमातों को भी, और खुदा के वास्ते जितनी सियासी जमातें हैं जो सामने आती भी नहीं और छुपते भी नहीं, इनको भी अपना जो है आप मुहासबा करना पड़ना चाहिए। क्या कहेंगे प्रवीण शंकर कपूर साहब, क्या जो है कानून का डंडा ही ठीक है या फिर जो है जो तंजीमें हैं, अलग अलग जो संगठन होते हैं अलग अलग मजहब में या अलग अलग कम्युनिटीज़ में, उनको कुछ रोल अदा करना चाहिए? क्योंकि अगर आज़ाद मैदान में जो भी कुछ हुआ था, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर पुलिस ने बहुत सख्त जो है इक़दाम उठाए थे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तोड़फोड़ की थी। तो क्या वो सख्त इक़दाम उठाना ही जो है एक हल हो सकता है मसले का, या फिर समाज के अंदर से ही कुछ लोग निकल करके आएँ और वो जहन साजी का काम करें, लोगों को समझाएं कि भैया इस सबसे कुछ हासिल नहीं होने वाला? देखिए, सख्त चीजें चंद दिनों के लिए रोकती हैं, परमानेंट सोल्यूशन सख्त चीजें कभी नहीं होती। अक्सर सिम्मी पे, आरएसएस पे बैन लगे हैं, कुछ समय बाद हट जाते हैं। इसलिए सख्त लगाना, सख्त शब्द से कुछ नहीं होने वाला। जरूरत है, और मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी जिस दिन ये जो 2.5 लाख मुसलमान हमने माल्डा में किस लिए देखे वो मुझे नहीं समझ आता, मगर जिस दिन मुझे 2.5 लाख मुसलमान कुछ वैसा आंदोलन करता हुआ भी दिखाई दे, हालांकि वो भी मिसगाइडेड आंदोलन होते हैं, कि जैसे पाटीदार समाज गुजरात में अभी बहुत रिसेंटली सामने आया, उससे पहले गुर्जर राजस्थान में करते हैं, जाट कम्युनिटी ने किया है, वो अलग-अलग लोग अपनी हैं। एजुकेशन के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए एजुटेशन करते हैं। क्यों नहीं मुस्लिम समुदाय का युवा एक आंदोलन इस देश में इसलिए खड़ा करता? क्यों हर मुस्लिम आंदोलन को, माफ कीजिएगा, किसी मौलाना को नेतृत्व करना पड़ता है? क्यों नहीं कोई आदिब साहब ऐसे मुस्लिम आंदोलन का नेतृत्व करते जिसका काम सिर्फ यह हो कि हमें तो एजुकेशन चाहिए और एजुकेशन में हमें 70% आरक्षण चाहिए क्योंकि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं साहब। आप उसके लिए आंदोलन कीजिए ना। आप क्यों ये मजहब इन बातों पे आंदोलन करके अपनी कम्युनिटी को और पीछा कर रहे हैं? और मैं सच बताता हूं, जो लोग ये कर रहे हैं और करवा रहे हैं, मानिए या ना मानिए, मेरे 2 फाजिल लोग यहां बैठे हैं, मुस्लिम यूथ, ऐसा नहीं है हिंदू यूथ नहीं करता हो, मगर मुस्लिम यूथ क्राइम की तरफ भी बहुत तेजी से जाता है। तो उसका कारण है उसे अपॉर्चुनिटीज डिनाई हो रही हैं। हम उन अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़ें और उसमें देश का हिंदू समाज, मुस्लिम समाज का जरूर साथ देगा। क्या कहेंगे अदीब साहब, ये जो सारी चीज़ें हैं किस तरीके से ये कंट्रोल की जाए और कैसे जो है वो जहन साजी की जाए, कौन उसमें जो है वो रोल अदा कर सकते हैं? क्योंकि कानून जो है वो हमेशा बहुत बड़ा रोल अदा नहीं कर सकता। और मेरा सवाल एक ये भी है, चूंकि हाजी याकूब साहब जो है उन्होंने एक बयान दिया था उस जमाने में
तो ऐसे लोग जो प्रोवोक करते हैं उनके खिलाफ तो कम से कम जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना, नहीं, और कौम के लोगों को भी करना चाहिए कुछ मैं उनके खिलाफ। उसको दोहराऊं तो ये कि उनके बयान के बाद फिर वो एमएलए बन गए, फिर मिनिस्टर बन गए और लाखों लोग उन्होंने इकट्ठे कर लिए। देखिए यही तो मसला है ना। उस वक्त अभी हमारे कपूर साहब ने कहा, उस वक्त हम लोग मुसलमानों के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर की लड़ रहे थे। हमारे यहाँ जलसे में 25 लोग आते थे, वहाँ 2 लाख आदमी गए थे। ये तो हमारी सोच है, लेकिन तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए हमारा बचपन याद है, मुझे गांव का रहने वाला था मैं। गांव में भाईचारा ऐसा था, क्राइम नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। कोई लड़की उस इलाके की हमारी बहन बेटी होती थी। आज लड़कियां गांव में महफूज नहीं हैं। ये जो एजुकेशन आई है, एजुकेशन 2 तरह की होती है, एक शैतानी और एक तरबियत के साथ। अगर तरबियत के साथ एजुकेशन नहीं है तो शैतान पैदा होते हैं। जितने लोगों ने तालीम हासिल की है और अगर उसमें तरबियत नहीं शामिल है तो वैशी पैदा हो जाते हैं। ये समाज जो हमारा है, आज देहातों में भी एक दूसरे से नफरत हो गई है। अब देहातों में भी ये बोर्ड लग गए कि यहाँ फला कम्युनिटी का आदमी नहीं आएगा। ये शहरों में होता था, अब राजस्थान आपने जैसा कहा और कई जगहों पे ऐसा है। अभी ये हरियाणा में अभी भी 40-45 घर बाहर खड़े हैं टाली में, बाहर अंदर नहीं जा सकते, कह दिया नहीं आएंगे यहाँ पर। तो ये जिस खतरनाक किस्म की तालीम हमको दी जा रही है, ये इसका बेसिक मकसद है। हमको अपना वो हिंदुस्तान याद करना है जिसकी हजारों साल की हमारी तारीख रही है। संतोष जी, उस तहरीक को लाना पड़ेगा। क्या कहेंगे संतोष जी? ये जो शिकवे शिकायतें या जो भी चीज़ें, प्रोटेस्ट आप कीजिए लेकिन थोड़ा सा सिस्टम में रह करके कीजिए। ये जो जैसे प्रवीण जी ने एक बात कही थी कि भाई ये जो इतनी बड़ी गैदरिंग होती है इकट्ठी, वो अपने हक हकूक़ के लिए क्यों नहीं होती, अपने मसाइल के लिए क्यों इकट्ठी नहीं होती? शाहबानों के केस पर आप बाहर आ जाते हो या दूसरे जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर तो बाहर आ जाते हो, लेकिन जब रिजर्वेशन का मसला है, जब तालीम का मसला है, जब सियासत में हिस्सेदारी का मसला है, तब कहाँ सोते रहते हैं लोग? तब क्यों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते? तब मसलक में बढ़ जाएंगे, तब अलग अलग सियासी पार्टियों में, सियासी जमातों में बढ़ जाएंगे, लेकिन एक नहीं हो पाते। ऐसा क्यों है? और क्या ऐसा जो है आपको लगता है, उम्मीद है कि भाई तालीम के लिए भी ये लोग आएंगे आगे? आपका ये सवाल मुस्लिम सोसाइटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जी हाँ। वहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ऐसे एनजीओज़ की संख्या नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो इन सवालों के ऊपर आपस में बातचीत करें। और जब हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में देखें या सिर्फ मुसलमान सिर्फ हिंदू के बीच में देखें, तो इस प्रकार के सवालों पर आपस में बातचीत होती ही नहीं है। पहले बहुत बातचीत होती थी, अब बातचीत नहीं होती है। ज़रूरत इस बात की भी है कि बातचीत हो। और हमारी जो कौम है जिससे आप भी रिश्ता रखते हैं, हम लोग भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। इस नफरत को सोशल मीडिया भी कम जिम्मेदार नहीं है। सोशल मीडिया की तो कहानी अभी बताता हूँ, पर हम जो प्रिंट और टेलीविजन में हैं, हम भी जहर फैलाने में कम जिम्मेदार नहीं है। सबसे ज्यादा जहर हम फैलाते हैं, क्योंकि हमारा जहर 2 लोग आपस में बात करते हैं तो 10 में बात जाती है। जब टेलीविजन चैनल पे और अखबार में बात होती है तो 10 लाख के बीच में बात जाती है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को पोल्यूटेड कर देते हो। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज़ और आपको बताऊं, अभी यहाँ जिक्र हो रहा था एजुकेशन का। आज 12 साल का बच्चा सेक्स वीडियो देख सकता है, देखता है। 1000 का मोबाइल उसके ऊपर वो लोड कराता है और देखता है। ये जो एजुकेशन का या सोशल मीडिया का, इंटरनेट का जो दूसरा पहलू है, इसीलिए घर में 2 साल की उम्र से पलता हुआ बच्चा जो काम करता है और 15-16 साल का होता है, सारे रिश्ते भूल करके एक बुजुर्ग औरत से रेप करके चला जाता है, मार के भी चला जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हो रही हैं, वो इस तथाकथित शिक्षा का जो एक जो राक्षसी स्वरूप है, उसकी शैतानी स्वरूप है, उसकी वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अगर किसी को सोचना है, सोसाइटी को सोचना है। अगर सोसाइटी नहीं सोचेगी तो नुकसान होगा। और या तो ये हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा नुकसान होना बाकी है, जब घड़ा पूरा भरा नहीं है तब तक हमको शायद झेलना पड़ेगा। लेकिन जिस सवाल के ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं, वो सवाल कुछ लोगों की ज़िंदगी से नहीं जुड़ा है, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इसलिए सोसाइटी को ज़रूर आगे आना चाहिए। और चाहे वो मौलाना दहलवी साहब या अदीब साहब जैसे कम लोग हों, लेकिन जितने भी लोग हैं, इनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए
और मुझे आज कपूर साहब की बात सुन के अच्छा लगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ऐसे अच्छी ज़हनियत के लोग कम दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी आगे आकर के जो बात इन्होंने भी टेलीविजन पे कही है उसको ज्यादा कहना चाहिए। साहब डायलॉग की भी तो कमी है ना, आपस में मैं बातचीत एक करते बात- नहीं तो एक एक बात दूसरे के बारे में जो है वो गलत सोचते रहते एक हैं। बात इसमें जोड़ना चाह रहा था। हमारे संतोष जी ने जो कहा, हाँ, मुस्लिम समाज में जो प्रॉब्लम हुई है पिछले 2500 साल से, उनको दंगाई बताया गया, और दंगे के बाद जो जिंदगी है वो नहीं समझ में आई उनके। तो वो सिर्फ उन पार्टियों से, जमातों से खुश रहे कि साहब दंगा नहीं होगा, और पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में कहती है हम दंगा नहीं होने ठीक है, देंगे। चलिए बहरहाल हाँ, चूंकि वक्त कपूर साहब के ताल्लुक से हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी हमारे यहाँ एक नया इंडियन मीडिया डार्लिंग बनते जा रहे हैं, तारिक फतेह। मालदा के बाद जो उनका ट्वीट आया है इंतहाई शर्मनाक थे। पीएम मोदी को उन्होंने टैग करा, उन्होंने लिखा कि एक तरफ मालदा में जला रहे थे और दूसरी तरफ उनके भाई पठानकोट में लड़ रहे थे। ये पूरी कम्युनिटी को आप दहशतगर्द कह रहे हैं। ऐसे लोग कनाडा से जब आके आते हैं तो वो मालदा जैसे हालात में कहीं ना कहीं ये जहन भी काम करते हैं। चलिए आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर मजहब का मसला है तो जज्बाती भी इंसान हो जाता है, लेकिन जज्बात में होश मत खोइए। अपना प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन एक दायरे में रह करके लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में बिल्कुल भी मत लीजिए। आप सबने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।